Namaskar, myself Dr. Kamala R. Nagar, Professor in Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to start my session with the topic Agat Tantra Introduction. एक्चुअली अगत तंत्र आयुर्वेदिक जो कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसमें अष्टांग आयुर्वेद की एक शाखा है जिसमें हम पर्टिकुलर बहुत सारे विषयों का वर्णन करते हैं। स्थावर विष, जांगम विष, दूषी विष, गर विष, इन सब की चिकित्सा का हम डिटेल्ड विद द मॉडर्न एस्पेक्ट लेके हम इनके बारे में बात करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को टॉक्सिकोलॉजी के फील्ड में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आज हम इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि CCIM द्वारा वो है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करते हैं अगत तंत्र का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसमें जो डिटेल्ड है वो है अगत तंत्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, अगत तंत्र की व्युत्पत्ति, अगत तंत्र की निरुक्ति यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डेरिवेशन, ये नाम क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया, इस नाम के क्या मायने हैं और इस नाम का मतलब क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में इन सब का बहुत डिटेल वर्णन है। इसके बाद आता है थोड़ा मॉडर्न पार्ट भी हम इसमें पढ़ते हैं। सिलेबस के इसी पार्ट में है कि टॉक्सिकोलॉजी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन, क्योंकि अगत का तो मतलब ही है, गद का मतलब विष, और अगत जो विष के अगेंस्ट या विष के विरुद्ध जिसके बारे में बात की जाए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें हम अलग अलग तरह के विष के बारे में पढ़ते हैं, जैसे विष की व्युत्पत्ति, विष की निरुक्ति, विष की परिभाषा, विष की उत्पत्ति, आखिर इस शास्त्र का सृजन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ तक पहुँच गया है। विष की उत्पत्ति चरक के अनुसार, क्योंकि चरक फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, ऐसी ही विष की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो इन सब ने विश्व विज्ञान के संदर्भ में भिन्न भिन्न संदर्भ दिए, भिन्न भिन्न रेफरेंस दिए हैं ताकि हम सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। और एक्चुअली विष का कोई हमारे पास चिकित्सा के लिए कोई रोगी आता है तो पहले तो हमें समझना होता है कि विष है क्या, आखिर किस तरह की पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि हम इस सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे विष के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन, विष की क्रिया, आखिर मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये पॉइजन हमारी बॉडी में जाकर ऐसा क्या करता है और उसका हमें निवारण कैसे करना है। विष के गुण कर्म अलग अलग वृत्ति यानी कि चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट के अनुसार। इसके अतिरिक्त मध्य, ओज और विष का कंपैरेटिव स्टडी जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों में ड्राउनिंग, तीनों में नींद आने जैसी प्रॉब्लम होती है, आंखें बंद होने लगती है, तो हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि ये कौन सी तरह का विष है। इसके अतिरिक्त विष की प्राणहरण क्रिया कैसे एक्शन करेगा, हर विष की पॉइजनिंग के सिम्टम अलग अलग होते हैं, तो हमें उनके बारे में बहुत डिटेल जानना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार विषाक्तता की तीव्रता पर प्रभावकारक घटक या इन्फ्लुएंस फैक्टर अगेंस्ट द पॉइजन, विष का संकट, कैसे कैसी परिस्थितियों में ये विष अपना प्रभाव दिखा सकता है। वाग्भट के अनुसार विष वृद्धि के कारण, चरक के अनुसार विष की वृद्धि, सुश्रुत के अनुसार विष की वृद्धि। इस तरह बृहत्त्रयी में विष के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जिसको हमारे लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। विष के प्रभाव कारक घटक, फैक्टर विच मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ विष एज पर वेरियस आचार्य। Influencing factor modified the action of poison according to modern science. Affecting factor or attributing factor to poison itself. Factor attributed to victim. विष और वेगांतर की संकल्पना अर्थात कंसेप्ट ऑफ फेजेस एंड इंटरफेजेस। वेगांतर मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ पॉइजन, आखिर पॉइजन है क्या, कैसे फैलता है, क्योंकि हर पॉइजन अपना अलग अलग सिम्टम दिखाता है, तो कैसे उसकी स्पीड होएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीदल है, ये मारक है या नहीं है, कितनी देर में पेशेंट मरने वाला है, या फिर ये क्योरेबल है या इनक्योरेबल है, या पेशेंट ऐसी कंडीशन में तो नहीं पहुंच गया है कि हमारे लिए उसको बचाना ही बहुत मुश्किल है। तो इन सब के एस्पेक्ट्स को हम अगत तंत्र या टॉक्सिकोलॉजी में उसका डिटेल हम
अध्ययन करते हैं। सप्त कला, बॉडी में किस किस ऑर्गन में जाकर ये क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, इसका पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से क्या सिम्टम होता है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सब भी हम इसी की डिटेल उसमें जाते हैं। सुश्रुत के अनुसार जंगम, विष के लक्षण, एनिमल पॉइजन्स होते हैं, सबके पॉइजन के सिम्टम अलग है, तो सुश्रुत के अनुसार उनके क्या क्या सिम्टम होने चाहिए। ऐसे ही सुश्रुत के अनुसार स्नैक बाइटिंग हो गई है या स्नैक की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके सिम्टम अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से कहाँ होंगे, वो स्नैक कैसा था, उसका लीदल है कि नहीं है इफेक्ट, ये सब जानने के लिए भी हमें अगत तंत्र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शंका विष, कई बार रस्सी को सांप समझ लेना और सांप को रस्सी समझ लेना, इस तरह के विषयों का उल्लेख आयुर्वेद में है, जिसे शंका विष कहते हैं। साइकोलॉजी, क्योंकि बीमारी से बड़ा तो बीमारी का डर होता है, इसी बारे में शंका विष में बहुत डिटेल्ड इन सब का अध्ययन किया गया, वो भी बड़े साइंटिफिकली और मेथड से। सरपंगा अभिहत, विष की गति, विष के उपद्रव, विष मुक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि पॉइजनिंग का इफेक्ट अब कम हो गया है और पेशेंट क्योर होने की स्थिति की तरफ जा रहा है। तो ये हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम इनका डिटेल्ड अध्ययन करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन या विष के वर्गीकरण। आखिर कितने तरह के विष हैं, उनको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जाए, ताकि हमें अपने सब्जेक्ट की और अच्छे से जानकारी हो पाए। आयुर्वेद के अनुसार विष का वर्गीकरण के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हम काम में लेते हैं। जैसे सुश्रुत के अनुसार विष का वर्गीकरण अलग है, अष्टांग हृदय के अनुसार अलग है, चरक के अनुसार अलग है। इसी प्रकार शारंगर संहिता के अनुसार विष का वर्णन अलग किया गया है। आचार्य कश्यप ने विष के अपने हिसाब से बहुत एलॉबरेट करके बहुत साइंटिफिकली हमें बहुत सारे ऐसे मेथड दिए हैं, जिनके बारे में हमें लगता है हमें जानने से बेनिफिट ही होगा। तो स्थावर विष का अधिष्ठान क्या है, पहले तो ये समझ में आए कि स्थावर विष होता क्या है, जंगम विष होता क्या है, कृत्रिम विष क्या है, संयोगज विष क्या है। कुछ नेचुरल पॉइजन होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, तो इन सब को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट में अगर मॉडर्न की तरफ से जाएं तो हम इसमें ये डिटेल्ड स्टडी इसकी होती है कि क्लासिफिकेशन क्या है मॉडर्न के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में आता है कोरोसिव पॉइजन्स, इरिटेंट पॉइजन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स, एस्फिक्सिएट एंड मिसैलेनियस। बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग हजारों प्रकार के विषय हैं, जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ताकि हम सब्जेक्ट की गंभीरता को या सीरियसनेस को अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा इनके लीगल और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल लीगल एस्पेक्ट और मोटिव ऑफ नेचर ऑफ यूज, इसमें होता है होमोसिडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, अबॉर्टिफिशियन, इसी तरह के बहुत सारे विषय हैं। सुपरफाइन विष, कैटल पॉइजन, इस तरह की कैटेगरी मॉडर्न के हिसाब से की गई है, सब्जेक्ट की गंभीरता के हिसाब से। अब ये है कि डिफरेंस क्या है, आइडियल, सुसाइडल और होमोसिडल पॉइजन क्या होते हैं। ये दुर्घटना के होते हैं या पेशेंट जानबूझ के विषयों का इस तरह से सेवन करता है, क्योंकि कोई भी सुसाइडल केस होता है, किसी भी तरह की पॉइजनिंग होती है, तो हमें एज ए फिजिशियन मेडिको लीगली प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें तो पता हो कि किस तरह का विष है। हमारे पास इंक्वायरी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इंटरोगेशन के लिए। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की पॉइजनिंग थी, क्योंकि हम ही ने तो ट्रीट किया है, पेशेंट को हमारे पास ही लाया गया है। तो बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट है, दिखते कुछ और है, एक्चुअल में होता कुछ और है। तो इसीलिए इनको समझना, इनके तथ्य समझना, इनके फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अलग अलग फॉर्म के हिसाब से इसको और भी एलोबरेट किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, classification on the basis of sources of poison, domestic or household sources, agriculture and horticulture sources, industrial sources, form uses as drugs as medicine। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी लीगल डोज फिक्स होती है, तो कई बार इन दवाइयों को भी इंटेंशनली किसी को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमें दवाइयों के बारे में बहुत हर्बल जो जितने भी हर्बिसाइडल जो होते हैं,
हमें पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में लेने के बाद ये जो मेडिसिन है, ये पॉइज़न का काम कर जाती है, पेशेंट के लिए लीगल हो जाती है। कुछ इस तरह के फूड एंड ड्रिंक्स भी हैं, जिनमें अगर पॉइज़न भी मिला हो तो कई बार पता ही नहीं चलता, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना? तो पॉइज़न एसोसिएटेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी होती है, सिलिकोसिस होता है, इस तरह की बहुत सारी पॉइज़निंग होती है जिसमें हमें फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। कुछ डोमेस्टिक पॉइज़न्स भी होते हैं, हाउस होल्ड पॉइज़न, जिस तरह का फ़िनाइल कई बार इंटेंशनली भी कोई पी लेता है या फिर जाने-अनजाने में भी कई बार बच्चे भी इसका सेवन कर लेते हैं, या नैप्थेलिन बॉल्स होती हैं जो हम कपड़े सँभालने के लिए रखते हैं। इस तरह के घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अ, वो जो क्लीनिंग मटेरियल होता है वो भी इतना लीगल होता है, ओरली नहीं होता है वो काम में लेने के लिए, लेकिन कई बार दुर्घटनावश बच्चे या कोई और भी बड़ा भी सेवन कर लेता है, तो हमें भी समझना पड़ता है कि ये सुसाइड के पर्पज़ से किया गया है या एक्सीडेंटल केस है। तो ये हम तभी इन तथ्यों से बाहर निकलेंगे जब हमें सब्जेक्ट की गंभीरता का पूरा पता होगा। तो इस तरह के बहुत सारे आयुर्वेद में इसीलिए क्लासिफ़ाइड किया गया है। तो जो हम अष्टांग आयुर्वेद में एनिशिएंट जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी है, उसका मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी से कंपैरिज़न करके फिर हम आगे बढ़ते हैं इस बारे में और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते जाते हैं हम हर उसका, ताकि हम लोग समझ सकें कि सिम्पटम्स का डिफरेंस हो जाता है कई बार छोटा-सा नमक जैसी चीज़ कई बार पॉइज़निंग कर जाती है किसी के लिए। दिखने में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, व्हाइट होती हैं। हम गलती से कई बार उन विषयों का सेवन कर लेते हैं। तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि इन सब के बारे में कि सिम्पटम्स क्या हैं, कैसे सबसे पहले पहचानना होता है पॉइज़निंग क्या है, कैसे हो रही है। तो जो अगत तंत्र है वो आयुर्वेद की बहुत ही स्पेशल ब्रांच ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि इसमें इतना डिटेल्ड पुराने समय में विष देने वाले के भी लक्षण हैं, विष ग्राहित जिसने किया है उसके भी लक्षण हैं। तो कई बार इंटेंशनली अगर किसी ने विष का सेवन करवाया है, तो उसके हाव-भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये ज़रूर यही अपराधी है और इसी ने तो इस तरह के इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी हैं बहुत सारे, जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो जो अगत तंत्र है इसमें हम एनिमल पॉइज़न भी पढ़ेंगे, कुछ वेजिटेबल पॉइज़न भी पढ़ेंगे, कुछ एग्रीकल्चर पॉइज़न भी पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि विष का काम करते हैं बॉडी में जाके। बाज़ार में इतनी तरह की सब्जियाँ आ रही हैं, कोई नाले के पानी से उनकी सिंचाई हुई है, कोई क्या, वो भी तो बॉडी में जाके आपके पॉइज़निंग कर रही है। कुछ स्लो पॉइज़न का काम करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनकी एलर्जी हो जाती है। आप लंबे टाइम तक उनका सेवन करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में जाके पॉइज़न ही बन रहे हैं। कुछ कार्सिनोजेनिक कॉजेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्सिनोमा भी यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से अगत तंत्र में उसका भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो सिम्पटम हमें मिलते हैं कार्सिनोमा के और वो पर्टिकुलर कुछ तरह की पॉइज़निंग के, तो कई बार सोचने पे मजबूर करते हैं कि एनिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ क्या इतनी साइंटिफिक थी कि उन्होंने आने वाले समय की जो इस तरह की विष से होने वाली बीमारियाँ हैं, उनका इतना अच्छा और इतना डिटेल्ड वर्णन कर दिया था, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैं इस सिलेबस के अभी 3 पॉइंट्स का उल्लेख किया है। मैं अगले सेशन में और भी पॉइंट्स का उल्लेख करूँगी। आशा करूँगी कि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।